सबसे पहले जो है वो हमारा टॉपिक है लर्निंग कॉर्नर्स इन अर्ली इयर्स, और आज हम सेशन ले रहे हैं, इसका पार्ट 2 है ये। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि ये मैं पहले सेशन में ले चुकी हूँ तो ज़्यादा मैं इसमें वक्त लगाना नहीं चाहती हूँ, तो हम इसमें देखते हैं कि लर्निंग कॉर्नर होता क्या एक्चुअली ना। तो लर्निंग कॉर्नर जो है वो एक्चुअली एक फिजिकल एरिया आप या डेजिग्नेटेड एरिया आप बनाते हैं जहाँ पे आपके स्पेसिफिक लर्निंग पर्पस के लिए आप बनाते हैं कि बच्चे उस जगह पे जाते हैं और उस एरिया के हिसाब से जो आपने मार्क किया हुआ है कि ये कौन सा कॉर्नर है, तो बच्चे उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें हैं। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है यूसुफ साहब? मुझे बताएंगे आप? आ रही है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे लर्निंग कॉर्नर के हवाले से। लर्निंग कॉर्नर जो है वो फिजिकल एरिया होता है जो कि किसी भी क्लास में या आप किसी और एरिया को उसके लिए डेजिग्नेट कर दें। अच्छा, अब जो आपने किया है डेजिग्नेटेड, फिर आप क्या करते हैं, उसमें कुछ मटेरियल रखते हैं जिसमें बच्चे जो हैं, या तो आप ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअली इसमें इन्वॉल्व करवा रही है या कोलैबोरेटिवली यानी कि ग्रुप के फॉर्म में या पेयर में। तो जो आपने टारगेट किया है कि आज मैं इस बच्चों को इस एरिया पे लेके जाऊंगी या जाऊंगा, तो इसमें मेरे मकासद ये हैं, और बच्चे इसमें इंडिविजुअली काम करेंगे या कोलैबोरेटिवली, ये आपके जो आपने टास्क डिजाइन किया है उसकी नीड के मुताबिक होगा। और ये जो लर्निंग कॉर्नर हो सकते हैं ये आपके परमानेंट भी हो सकते हैं, यानी कि आपने कोई फिक्स जगह बना दी है, वो परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्पररी भी हो सकते हैं, और पोर्टेबल भी हो सकते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आपने अपने एरिया में यानी कि आपके स्कूल में कितनी प्लेस आपको अवेलेबल है क्लास के अंदर, या कोई अलग से रूम आपको अवेलेबल है, तो आप ये काम सारा उसमें कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फिलोसफी क्या है, लर्निंग कॉर्नर आया कहाँ है, इसकी फिलोसफी ये आई कहाँ से। तो ये एक्चुअली ये मॉन्टेसरी ट्रेडिशन से आई है, जो बताती है कि जिसमें बताया जाता है कि बच्चे जो हैं वो कंसंट्रेशन के को बिल्ड करें, क्योंकि अर्ली ईयर्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो आपको पता है कि वहाँ पे कंसंट्रेशन, जो आपकी मोटर स्किल्स हैं वो हैं। इनकरेज इंडिपेंडेंट यानी कि बच्चों को आप सेल्फ हेल्प स्किल्स को की तरफ मूव करना, यानी वो अपने खुद से कर सकें, अपने अकेले होके काम कर सकें, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकें, और जो इनके लर्निंग स्टाइल्स हैं उनको हम मीट कर सकें। तो बेसिकली ये मॉन्टेसरी ट्रेडिशन से ये आइडिया निकला है जिसमें हम बच्चों की कंसंट्रेशन को, इंडिपेंडेंसी को और इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट करते हैं। और ये बच्चों को फ्रीडम देता है कि आपको इनकी आज़ादी देता है कि वो चूज करें कि वो क्या करना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा हम बच्चों को चॉइस देते हैं कि भाई आज कौन से लर्निंग पे कॉर्नर पे वो काम करना चाहेंगे, कि आप खुद सिलेक्ट कर लें कि आज मैंने 3 सिलेक्ट किए हैं, 3 में से कौन किस में जाना पसंद है। तो बाज़ दफ़ा आप ये खुद भी दे सकती हैं और बाज़ दफ़ा आप उनको खुद से भी मोटिवेट कर सकते हैं। और सबसे अहम बात ये है कि जो इसकी फिलॉसफी है कि लर्निंग कॉर्नर्स जो हैं वो आपकी सोशलाइजेशन को आपको प्रमोट करता है। सोशलाइजेशन क्या है कि जहाँ बच्चे मिलके आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को मिलकर करते हैं। तो इस तरह से वो जो ये तमाम जो कॉन्सेप्ट है वो इसकी फिलॉसफी को बताता है कि ये लर्निंग कॉर्नर्स आई कहाँ से है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये लर्निंग कॉर्नर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब आप बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ देते हैं तो बच्चे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होकर ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। और जो ये लर्निंग कॉर्नर है जब आप उनको देते हैं तो एक अलग से एक एनवायरनमेंट बच्चों का वो क्रिएट करते हैं जिसमें वो लर्निंग को ना सिर्फ वो कुछ सीख रहे होते हैं बल्कि उसको साथ साथ उसके को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो लर्निंग जो है वो उनके लिए एक बोझ नहीं होती बल्कि वो एक एंजॉयमेंट का एक सबब होती है जहाँ पे वो सब मिलके काम कर रहे होते हैं। और फिर बच्चे जो है वो जब आप लर्निंग कॉर्नर्स पे लेके जाते हैं तो बच्चे चूज भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और जो मटेरियल अवेलेबल है उसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसका क्या काम है, इसको कैसे किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लर्निंग कॉर्नर जो है इसकी अहमियत को बढ़ाता है। और लर्निंग कॉर्नर्स जो है वो बताते हैं, जैसे आपने देखा होगा बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी किस तरह से उनकी यूटिलाइज हो, तो ये लर्निंग कॉर्नर्स जो है उसके लिए बेस्ट आइडिया है, जिसमें बच्चे जो हैं वो फिजिकली और मेंटली सब में इन्वॉल्व होते हैं और रिस्क लेना पसंद करते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं या ये काम ऐसे होगा। तो ये कुछ पिछला मैंने आपको रिवाइज करवाया, और जब मेरा पहला सेशन था तो उसमें मैंने ये 4 लर्निंग कॉर्नर्स की बात की थी कि म्यूजिक एंड मूवमेंट जो है वो कैसे क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसकी क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, और उसमें हम कौन सा मटेरियल रख सकते हैं। इसी तरह आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर था,
और लिटरेसी कॉर्नर था और ड्रामा कॉर्नर था। तो हमने इसके 4 की बात की थी। वैसे अगर आप इंटरनेट पे एक्सप्लोर करें तो कहीं आपको 11 लर्निंग कॉर्नर्स नजर आएंगे, कहीं 9 नजर आएंगे, कहीं 7 नजर आएंगे। तो इट इज योर चॉइस कि आपको क्या लगता है कि जो आपकी बच्चों की इंटरेस्ट के मुताबिक, आपकी जरूरत के मुताबिक वो जो आप लर्निंग कॉर्नर्स बना सकें। जरूरी नहीं है कि 11 बन जाएं, इसमें से आप सिलेक्ट कर लें और ग्रेजुअली हर कॉर्नर को इम्प्रूव करते जाएं और हर कॉर्नर वक्त के साथ साथ बढ़ाते जाएं जब आपको कमांड हो जाए उनको करने को और उनको डील करने की। अच्छा जी, लर्निंग कॉर्नर्स के हवाले से हम बात करते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो लर्निंग कॉर्नर में वो है होम कॉर्नर, ब्लॉग कॉर्नर, साइंस एंड नेचर कॉर्नर, न्यूमरेसी कॉर्नर और टेक्नोलॉजी कॉर्नर। तो आज जो है वो हम 5 लर्निंग कॉर्नर के हवाले से बात करेंगे। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपसे बात की, कि आज जो हम लर्निंग कॉर्नर्स को फोकस करेंगे उसमें होम कॉर्नर है, ब्लॉग कॉर्नर है, साइंस एंड नेचर कॉर्नर कॉर्नर है, न्यूमरेसी कॉर्नर है और टेक्नोलॉजी कॉर्नर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूं आपको। जैसे होम फॉर्मेट, ये होम कॉर्नर है तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इससे बच्चों में किस तरह से इम्प्रूवमेंट आती है, और इसके साथ मैं आपको कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज बताऊंगी कि हम होम कॉर्नर में कर सकते हैं। और साथ साथ जो है वो मैं आपको ये भी बता दूंगी कि इसमें कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो सारा सजेस्टेड है, आप ऐड कर सकते हैं मजीद अपने आइडियाज के हिसाब से। तो अगर हम होम कॉर्नर की बात करते हैं तो होम कॉर्नर जो है आपने क्लास में बताएंगे, और उसमें क्या होता है कि इसका फायदा क्या होता है कि इससे क्या होता है जब आप होम कॉर्नर पे बच्चे काम करते हैं तो वो शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि अपने टॉयज को, अपने इक्विपमेंट को शेयर करना सीखते हैं, अपनी बारी को लेना सीखते हैं, टेक टर्न्स लेते हैं। और जो अपना, आपने देखा होगा कि बच्चे जब वो खेलते हैं तो पहले वो सॉलिटरी खेलते हैं यानी अकेले खेलते हैं, फिर देखने वाले होते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, फिर एसोसिएटिव प्ले के बाद वो कोऑपरेटिव प्ले में यानी कि मिलजुल कर खेलने लगते हैं। तो इस तरह से उनकी जो प्ले स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती जाती हैं वक्त के साथ साथ। कि पहले वो अपने खिलौनों से यानी कि जो भी इक्विपमेंट आपने रखे हैं पहले उससे अकेले खेलना पसंद करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद खुद से वो कोशिश करते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं। अच्छा, अपनी बॉडी अवेयरनेस के हवाले से पता चलता है और सेल्फ हेल्प स्किल्स भी उनकी डेवलप होती है कि जिसका ड्रेस अप करना, किसी चीज़ को आप तैयार करना, क्योंकि वहाँ पे वो मुख्तलिफ एक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उनको अपनी अवेयरनेस पता चलती है बॉडी के पार्ट्स के हवाले से, यानी बॉडी अवेयरनेस की भी पता चलती है और सेल्फ हेल्प की, किस तरह से अपना काम खुद करना है, किस के थ्रू करना है। उसके बाद आपने देखा होगा जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, कहीं क्लियरिफिकेशन दे रहे होते हैं, कहीं कमेंट पास कर रहे होते हैं, कहीं कोई चीज़ मांगने की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इस तरह से उनकी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए बच्चे जो हैं वो इम्प्रूव करते हैं अपनी वोकैबुलरी, मुख्तलिफ चीज़ें यूटिलाइज करके, आपस में बातचीत करके। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। साथ साथ जो है एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशनशिप उनके डेवलप हो जाते हैं ताकि वो एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, दोस्ती करने लगते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। तो ये तमाम फायदे हैं जब बच्चे होम कॉर्नर पे काम करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद होम कॉर्नर की एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो सबसे पहले आप ये करवा सकते हैं कि आप मुख्तलिफ आइटम्स जो हैं वो घर के लेके आएँ और उनको आपने टैग लगा देना है ताकि बच्चों के पास ये इसकी वोकैबुलरी पड़े कि सॉसर्स क्या होती हैं, बॉल्स क्या होते हैं, प्लेट्स क्या हैं, मिट्स हैं, कप्स हैं, तो इस तरह स्पून है, फोक है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट आइटम जो उनकी डेली लाइफ में यूज होते हैं तो उसके मुतालिक उनकी एक्टिविटीज वो उनकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव होती है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि ब्रिंग मैथ्स इन होम कॉर्नर्स लाइक मेजरिंग स्पून्स एंड जग। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपको स्पून में या जग जो है वो मेजरिंग मिल जाते हैं बाजार से, आम मार्केट से। तो आप बच्चों को मेजरिंग भी सिखा सकते हैं कि मुझे लिक्विड इतना, पानी इतना चाहिए, इतना। तो बच्चे जो हैं उस तरह से मेजरिंग करना सीखते हैं कि एक कप क्या कौन सा मेजरमेंट है, हाफ टी स्पून का कौन सा है, एक 1 टीस्पून कौन सा है, 3/4 क्या है। तो इस टाइप की लैंग्वेज जो है वो बच्चे सीखते हैं, मेजरिंग करना सीखते हैं। इसके साथ साथ आप होम कॉर्नर में जैसे कार्डबोर्ड की बहुत सारी एक्टिविटीज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो आप मिलके बच्चों के साथ
मिलके कुछ आप ऐसी चीज़ें बना सकती हैं जो बच्चों के किचन में मौजूद है या होम में मौजूद है। तो जैसे आपके ओवन है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, या कोई और मशीन आपको नज़र आती है जो आराम से बच्चों की मदद से बन सकती है, तो वो आपने लुक पेश कर सकते हैं और बच्चे जो हैं वो उसको नाम भी ले सकते हैं और उसकी यूजेस भी उनको पता चल सकते हैं इस तरह। इसी तरह परफॉर्म ऑन डिफरेंट सिचुएशन थ्रू रोल प्ले, इस तरह आप डिफरेंट होम कॉर्नर में आप चीज़ें रख के, जैसे आपने डिफरेंट सिचुएशन है, जैसे कोई खाना पका रहा है या किचन को सेट कर रहा है, तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो अपने रोल प्ले के थ्रू उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चों को प्रमोट करती हैं कि वो अपना होम की जो तमाम चीज़ें हैं वो स्कूल में पाते हैं और इससे बहुत जल्दी वो सीखते भी हैं। और वो जो टर्म्स हैं जो मुख्तलिफ मशीन्स के लिए है या डिफरेंट आपके पास जो क्रॉकरी है, कटलरी है, उसके मुतालिक जो है उनको उनकी सारी वोकैबुलरी जो है इम्प्रूव होती है। इसके साथ होम कॉर्नर के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या हो सकता है, ये मैं आपको एक जल्दी से एक लिस्ट बताती हूँ कि यूज्ड अप्लायंसेस भी हो सकते हैं। उसके लिए अगर आपके कोई अप्लायंसेस खराब हो चुके हैं और वो वर्क नहीं करते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। यूटेंसिल्स, बॉल्स हैं, कटलरी है, क्रॉकरी है, प्ले फूड है, जैसे आपका रियल फूड भी होता है, रेल भी रख सकते हैं, टेबल एंड चेयर भी हो सकती है, कुशंस, रग्स, हेयर ब्रश, टूथब्रश, मिरर, अम्ब्रेला, प्लांट, वाटरिंग, क्योंकि रोल प्ले के लिए मुख्तलिफ आइटम्स चाहिए होते हैं। क्लॉथ्स में आप रख सकते हैं क्योंकि रोल प्ले में अगर वो अपना गेटअप चेंज करना चाहे, हेड्स है, कोट्स है, यूनिफॉर्म है, शूज है, तो ये तमाम चीज़ें आप होम कॉर्नर में रख सकते हैं। तो ये आज हमने होम कॉर्नर के हवाले से सीखा। उसके बाद आता है ब्लॉक कॉर्नर। ब्लॉक आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो आज जो हम ब्लॉक की बात करेंगे उसमें दो तीन तरह के हम ब्लॉक की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि जब आपका ब्लॉक कॉर्नर होता है वो बच्चे की किस तरह से हेल्प करता है डेवलप होने में। अच्छा, आपने देखा कि ब्लॉक जो है वो एक बिल्कुल वर्सटाइल प्ले मटेरियल जिसको कहा जाता है, यानी कि इससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो उनको आप बिल्ड करने के लिए बना सकते हैं, सॉर्ट करने के लिए, यानी कि उनमें अलग अलग करने के लिए, काउंट करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम वो कर सकेंगे, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। बच्चे जो हैं वो देखें मोटर स्किल्स जिसमें फाइन एंड ग्रॉस स्किल आती है, तो जब बच्चे ब्लॉक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस जो है बोथ वो इम्प्रूव करती है। इसके साथ जो है यूज देयर इमेजिनेशन, क्योंकि अगर आप ब्लॉक से वो कुछ बना रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो देखा, या तो उन्होंने कहीं देखा हुआ होता है या उनकी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि वो अपनी इस चीज को वो किस तरह देखना चाहते हैं, तो वो क्रिएटिविटी करते हैं और अपनी इमेजिनेशंस को वो यूज करते हैं। अच्छा, फिर वो इस तरह से जब आप ब्लॉक कॉर्नर पे बच्चे काम करते हैं तो वो क्रिएटिव टाइप के और एक्सप्लोर कर जितनी भी थीम्स जो चल रही होती हैं, यानी कि जो एक्सप्लोर करते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, और उसमें उसको क्या क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, और उसके बारे में वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये इस तरह ऐसा क्यों होना चाहिए या ऐसा कैसे है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको हेल्प बच्चे की हेल्प करेंगे कि वो किस तरह से ब्लॉक कॉर्नर को यूज करते हुए उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हुए इन तमाम चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। साथ साथ ये भी है कि बच्चों में आपने देखा होगा कि एक चीज़ अगर नहीं बनती है तो वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन बार बार ट्राई करने से वो चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है ना, होते जाते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको कैसे करना है, फिर उसके साथ वो लगे रहते हैं कि उसको करना कैसे है। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों में बार बार कोशिश करने की आदत होती है और जो फ्रस्ट्रेशन उनको शुरू में हो रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबू पाना सीख लेते हैं। इसके साथ आपको पता है कि जब ब्लॉक कॉर्नर में यकीनन वो अकेले काम तो नहीं कर रहे होंगे, यकीनन दूसरों बच्चों के साथ भी काम कर रहे होंगे, तो इनकी सोशल और इमोशनल ग्रोथ दोनों होती है। यानी जैसे आपने अभी मैंने फ्रस्ट्रेशन की बात की, तो इमोशन में जैसे आपके उनको अपने कंट्रोल करना आती है, इसी तरह उनको मैनेज करना आता है कि अपनी इमोशंस को किस तरह वक्त के साथ साथ रेगुलेट करें, और सोशल इंटरेक्शन जो है वो बच्चों का बढ़ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जब ब्लॉक के कॉर्नर में जब वो काम कर रहे होते हैं ना बच्चे, तो उससे क्या होता है कि वो मुख्तलिफ साइंटिफिक और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है, मेजरमेंट है, सिमेट्री है, बैलेंस करना है, काउंटिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो ये सिंपल मैथमेटिकल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो भी उनके इम्प्रूव होते हैं इससे।
तो ब्लॉक कॉर्नर को थोड़ा सा हम और देखेंगे कि ब्लॉक कॉर्नर की एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं। ब्लॉक मेज होता है लर्निंग एल्टीट्यूड विद टू, तो इस तरह से आपने एल्टीट्यूड बनाना सिखाया है बच्चे को। टू के साथ, ये मैंने टू के साथ और बताया, आप थ्री के साथ भी कर सकते हैं, फोर के साथ भी, तो इस तरह डिपेंड करता है कि आपके पास कितने अवेलेबल हैं। फिल इन ब्लॉक शेप्स, मुख्तलिफ आप शेप्स दे सकते हैं और बच्चे जो हैं उसको फिल करें और उसके साथ वो मैच करें कि कौन से ब्लॉक कहाँ फिट हो सकते हैं इस पिक्चर में। मेजरिंग योर बॉडी विद ब्लॉक, तो उसमें ये होता है कि अब मुख्तलिफ आपके हिस्से हैं, हाथ है या पाँव है, बच्चे उसको ब्लॉक की सूरत में नापें और उसको मेजर करें कि वो कितने इंच का है। टावर बिल्डिंग कैसल, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने देखा होगा कॉमनली बच्चे यही बनाते हैं कि वो कैसल्स बनाते हैं या तो बिल्डिंग बनाते हैं, तो ये बच्चे इस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। सॉर्टिंग ब्लॉक्स विद ग्राफ्स, और ग्राफ के कि कौन से ज़्यादा हैं इसमें कौन से कम हैं, तो ग्राफिंग भी करना आ जाती है कि उनके पास ये कितने अवेलेबल हैं और ये कितने अवेलेबल हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, सबसे कम कौन से हैं। तो इस तरह बच्चों को ग्राफ भी हम सिखा सकते हैं सॉर्टिंग करवाते हुए। उसके बाद यूनिट्स और 10 यूनिट्स का जो है हम कॉन्सेप्ट करवा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ी क्लासेस के लिए होगा। आप इसको प्रेप में या प्री नर्सरी या नर्सरी जो भी आप कहते हैं उसको, ये 1-2 के लिए कॉन्सेप्ट बेहतर है, या 2 तक से स्टार्ट करें, तो जब आपकी क्लास शुरू हो तो ऐसा ना हो कि आप ये सारी चीज़ें पहले ही साल से शुरू कर दें जब बच्चा आपके पास प्ले ग्रुप में या नर्सरी में आ रहा है। ये आपने अपनी क्लास की एज के मुताबिक आपने एक्टिविटीज़ को डिसाइड करना है। ड्रॉ शेडो, आपने कोई ब्लॉक रखा और उसका शेडो पड़ रहा है तो बच्चे उसी को ही ड्रॉ करें, तो ये भी एक इंटरेक्टिव एक्टिविटी हो जाएगी। शेप मैचिंग ब्लॉक, मुख्तलिफ शेप्स बने हुए हैं, अब बच्चे जो हैं वो शेप्स उठा के उसमें वो मैचिंग करेंगे कि कौन सा शेप किसका है। बिल्ड विद ब्लॉक्स, ब्लॉक सिटी, एयरपोर्ट, टेप रोड सिटी, जैसे ये टेप रोड सिटी नजर आ रहा है तो बच्चे ब्लॉक के थ्रू वो भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट है और ये ब्लॉक सिटी भी बना सकते हैं, ब्लॉक के थ्रू एक कोई भी सिटी को का मॉडल भी बना सकते हैं विद फर्स्ट में वो टीचर हेल्प कर दे और फिर ग्रेजुअली वो खुद अपने इमेजिनेशन से या अपने आइडिया से वो बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी खुद लेके आ सकते हैं। अच्छा, ब्लॉक के लिए जैसे मैं आपको बताई थी कि कॉमन आपके ये ब्लॉक थे और उसके बाद लेगो ब्लॉक्स भी होते हैं। लेगो आपने देखा हो तो अगर इस शेप्स के होते हैं, मुख्तलिफ के वो होते हैं। काउंटिंग विद लेगो हो सकता है कि किस तरह से हम काउंटिंग कर सकते हैं, उसके साथ फिर हम स्पेलिंग विद लेगो लेटर्स कर सकते हैं, ठीक है ना, स्पेलिंग भी कर सकते हैं और इस तरह से हम अल्फ़ाबेट्स को भी सीख सकते हैं। लेगो प्रिंटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी आर्ट की एक्टिविटी में भी चला जा सकता है, और लेकिन अगर हम लेगो को यूज कर रहे हैं तो ये लेगो ब्लॉक के कॉर्नर में आ जाएगा। पैटर्निंग विद लेगो ब्लॉक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बच्चे पैटर्निंग करने सीखते हैं तो आसपास की जगहों पे जहाँ ये पैटर्न्स वो नज़र आते हैं तो वो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और वो अपनी क्रिएटिविटी से नए पैटर्न को भी डेवलप कर सकते हैं। मेजरिंग विद लेगो, यानी कोई भी चीज़ को मेजर करना लेगो की मदद से कि कितने लेगो होंगे और कितना ये लेंथ इसकी कितनी है। रेनबो, रेनबो का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए आप ये लेगो यूज कर सकते हैं। सिमेट्री विद लेगो, यानी कि सिमेट्री बनाना तो बच्चे लेगो की मदद से बना सकते हैं, एक मॉडल आप दे दें और बच्चा दूसरा जो है वो खुद से बनाए। एबीसी ब्लॉक भी आपने देखे होंगे क्लासेस में बहुत सारे जगहों पे मौजूद होते हैं, तो हम एबीसी ब्लॉक को हम किस तरह से ले सकते हैं लर्निंग को इम्प्रूव करवाने के लिए। तो लेटर मैचिंग और रिकग्निशन गेम हो सकता है कि लेटर यानी कि आपका लेटर है और उससे साउंड कौन सा मैच कर रहा है, तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो रिकग्निशन सीखेंगे कि ये इसका साउंड का ये लेटर है। स्पेलिंग विद ब्लॉक्स, अगर आपने कोई स्पेलिंग दी है और बच्चे जो हैं वो ब्लॉक की मदद से उसको लिख लें, बना सकें। फॉर्म वर्ड्स फ्रॉम गिवन बाय गिवन प्रिंटेड वर्ड, जैसे आपने प्रिंटेड वर्ड दिया है बनी, तो बच्चे जो हैं वो ब्लॉक्स की मदद से वो वर्ड को जो है वो प्रिंट करें इस वर्ड को, या कोई और भी चीज हो सकती है कि उसको फाइंड आउट करके बच्चे उस वर्ड को बना सकें। अपने नाम का टावर बना सकते हैं, बच्चे अपना नाम लिखे हुआ हो और बच्चे जो है वो अपना नाम का, जैसे मेरा नाम नौरीन है तो मैं अपने नौरीन के हवाले से NAUREEN
इस तरह से मैं अपनी नेम बिल्डिंग जो है वो बना सकती हूँ। साइट वर्ड्स होते हैं जो आपको पता है कि हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स कहलाते हैं, तो वो भी आप लिख के ब्लॉग्स पे आप लगा दें और बच्चे जो है वो उनको रिपीट करें, रिवाइज करें और अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकें। अब इनके लिए मटेरियल क्या होगा, यकीनन मैंने आपको वुडन ब्लॉक का बताया, एबीसी ब्लॉक का बताया और लेगो ब्लॉक का बताया। साथ साथ उसके लिए आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो ये है कि मिनी मार्शमेलो है, एंड टूथपिक्स चाहिए आपको, पैक बिल्डिंग सेट्स चाहिए आपको, लेगो ब्रिक्स चाहिए आपको, स्ट्रॉ एंड टेप चाहिए आपको, फेक एनिमल्स या ह्यूमन कैरेक्टर्स आपको चाहिए, या अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर बिल्डिंग। अगर आपके बिल्डिंग में आप बच्चे बना रहे हैं तो इसके अगर आपको लगता है कि और ऑब्जेक्ट्स चाहिए ह्यूमन के अलावा या एनिमल कैरेक्टर्स के अलावा, तो वो भी आप जमा कर सकते हैं। अब आते हैं साइंस एंड नेचर की तरफ। अब साइंस और नेचर के कॉर्नर पे जब बच्चे काम करते हैं तो क्या होता है कि ये एक तरह से आपकी जो साइंस और नेचर है, आपको पता है कि ये एक डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन सेंटर कहलाता है, जहाँ साइंस और नेचर दोनों को एक्सप्लोर किया जाता है। ये बच्चों को क्या करता है कि आउटडोर जो है ना वो इंडोर ले आता है। आउटडोर का मतलब कि जो बाहर की दुनिया है वो आपकी क्लास में आ जाती है, और बच्चों को ये होती है कि वहाँ पे वो नेचर को और साइंस के कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, ये बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं और उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आते हैं कि भाई ये किस तरह से काम करते हैं, ये किस तरह से होता है, जो इनके लिए बेनिफिशियल होता है एवरीवन्स फ्यूचर। क्योंकि जब आप में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, जब आप सीखने के मराहलों में होते हैं, तो आप उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके बारे में तजस्सुस होगा तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साइंस सेंटर जो है वो बच्चों के लिए बेहतरीन होता है कि वो इन्वेस्टिगेट करें, ऑब्जर्व करें, एक्सप्लोर करें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और अपने ही पेस के मुताबिक। ऐसा ना हो कि आप चाहें कि सारे बच्चे एक ही दिन में सब चीज़ें सीख लें साइंस के हवाले से, या एक कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ा रहे हो सबको आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। हर बच्चा अपने पेस के मुताबिक सीखता है। तो इसके लिए आपके लिए बहुत सब्र तहमुल की ज़रूरत है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिन बच्चों को आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और कुछ बच्चों पे कम मेहनत की ज़रूरत है, और कुछ बच्चों में ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है, वो खुद ही अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होते हैं ताकि वो खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपने कुछ बच्चों के साथ हेल्प करनी है और उनको मोटिवेट करना है कि वो अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक और अपने ओन स्पेस, क्योंकि उसमें हमें प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि जब आप प्रेशर देते हैं तो वो जो आता है ना वो भी चला जाता है। अच्छा, उसमें आप साइंस सेंटर जो है ना, आपके पास जर्नल थीम भी हो सकती है, यानी कोई आपने कोई थीम ले ली, या आपने करता है कि करंट सीजन के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई बच्चों की इंटरेस्ट के मुताबिक से आपने कुछ चीजें रख दी, या आपके लेसन प्लान में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके हवाले से आपने वो मटेरियल वहाँ पे डिस्प्ले पर रखा है और बच्चे वहां जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपका, तो इसमें वेरिएशंस आपकी तरफ से आती रहेंगी। अच्छा, इसके बाद इसमें एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, आप कुछ साइंस की बुक्स बहुत सिंपल जो हो तो वो आप वो रख सकती हैं या रख सकते हैं। अच्छा, उसमें आपको सॉर्टिंग मटेरियल जिसमें हम बच्चे ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि भाई इसमें सिंक वाली कौन सी चीज़ें हैं और जो है आपके ड्रॉन कौन सी होंगी, या कौन से परिंदे जो हैं कि विंग्स होते हैं, या कौन से एनिमल होते हैं जो विदाउट विंग्स होते हैं, तो उनको क्लासिफाई करना, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग को। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं। तो आपने क्या क्या मटेरियल डेवलप किया और बच्चे जो हैं वो उसको क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। जैसे लिविंग थिंग है तो आपने मटेरियल को मिक्स करके रख दिया तो बच्चे नॉन लिविंग लिविंग थिंग का, इसी तरह डिफरेंट मटेरियल आपने लिख दिया कि विंग्स और विदाउट विंग्स वाले एनिमल कौन से हैं, तो बच्चे ने सॉर्ट आउट कर दिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं क्योंकि ये सारे हैंड्स ऑन है। अच्छा, सीड एंड प्लांट, तो बच्चों को आप ये टास्क दे सकती हैं कि आप कुछ प्लांट्स या सीड को कलेक्ट करें फ्रॉम आउटसाइड, और प्लांट प्लेट प्लान है वैसे एक्चुअली, प्लान अ ट्री। तो ये अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम कोई ट्री को जो है प्लांट, और क्या कहते हैं, हम बच्चों के साथ मदद के जरिए हम कोई पौधा भी लगा सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से वो ग्रो कर रहा है। तो एक इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, या हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि तमाम बीज जो है वो एक ही शक्ल के होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इसको भी हम एक्सप्लोर कराने के लिए बच्चे मुख्तलिफ बीज लेके आए और देखें वो कि हर
चीज का बीज जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है, कलर के भी लिहाज से, साइज के लिहाज से भी, और टेक्सचर के लिहाज से भी। तो ये हम बहुत सारी चीजें हम बच्चों के साथ करवा सकते हैं वहाँ पे। लाइफ साइकिल्स ऑफ वेरियस एनिमल्स करवा सकते हैं, क्योंकि अंडा जो है वो तमाम बच्चे जो है उससे अवेयर होते हैं कि अंडे और चिकन के साथ ताल्लुक है उसका, तो बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह फ्रॉक के लिए भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से और कितनी एज के ग्रुप को पढ़ा रही हैं और उनके लेसन में कौन सी लाइफ साइकिल मौजूद है। जो हमने बात की थी कि लाइफ साइकिल के हवाले से, कि अगर आपके लेसन में है, और इस तरह से हम रिसाइकिल मटेरियल, डू इट योरसेल्फ, जिसमें हम वाटर बॉल बना सकते हैं कि बच्चे एक्सपेरिमेंट करें कि हम पानी डालेंगे तो वो कहाँ से, किस तरफ से निकलेगा और किस तरह से वो ट्रेवल करेगा। और सेंसरी वॉल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टेक्सचर आप लगा सकते हैं और बच्चे उसको हाथ लगा के फील करें और बताएं कि ये जो टेक्सचर है वो क्या सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ है। तो इस टाइप की जो आपकी वोकेबलरी है साइंस के हवाले से, वो भी इम्प्रूव होती है बच्चों की। उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्ट लीव्स, डिफरेंट साइज के और शेप के होते हैं, क्योंकि अमूमन हमारे पास ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो आप बच्चों से कहें कि लीव्स भी, जो जिस तरह से हम सीड की बात कर रहे थे, तो लीव्स भी डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं। तो कलेक्ट करते हैं और इस तरह से अपनी एक एल्बम बनाते हैं। तो बच्चों को पता होगा कि लीव्स जो है वो एक साइज के नहीं होते और ना ही एक कलर के भी होते हैं। मोस्टली ग्रीन होते हैं, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के भी पाए जाते हैं। फ्लैश कार्ड्स हम बना सकते हैं। तो फ्लैश कार्ड के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोई एक थीम चल रही है, फॉर एग्जांपल वेदर की चल रही है, तो वेदर से रिलेटेड जितनी भी वोकेबलरी है उसके आप मुख्तलिफ फ्लैश कार्ड बना सकते हैं और बच्चों की वोकेबलरी उस थीम के हवाले से इम्प्रूव करवा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये भी आप खुद भी बना सकते हैं और बने बनाए भी मिलते हैं, लेकिन खुद बनाएंगे तो आपको ऑनरशिप भी फील होगा और बच्चे भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा आपके बच्चे क्या फील करते हैं। इसके बाद एक्सप्लोरिंग मैग्नेट है। आप साइंस के कॉर्नर में मैग्नेट्स भी रख सकते हैं ताकि बच्चों को बदलें कि मैग्नेट किन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं और किसको रिपल करते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट देने में आसानी होगी और फिर उनको पता होगा कि कोई चीज़ अगर मैग्नेट से अट्रैक्ट कर रही होती है तो वो कौन सी चीज़ें हैं, तो वो क्लासिफाई करना सीख लेंगे। इसके बाद साइंस के और नेचर के कॉर्नर के लिए आप ये बहुत सारी लिस्ट है, ये मैं लिख रही हूँ और क्विकली क्विकली बता रही हूँ आपको। काफ़ी सारी चीज़ें थी मेरे पास। मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, क्योंकि और उसके साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए ताकि वो उसको गौर से देख लें करीब करने के लिए, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए। मैग्नेट्स या उसके डिफरेंट स्केल, बैलेंस, रूलर, टेप मेजर्स और ऑब्जेक्ट टू वेट, वे एंड मेजर्स। अच्छा, फीली बॉक्सेस यानी कि जिसमें डिफरेंट किस्म के टेक्सचर हो, रफ हो, स्मूथ हो। इसी तरह डिफरेंट किस्म के स्मेल बॉक्सेस हों, यानी कि बच्चे सूंघे मुख्तलिफ खुशबुओं को। स्मॉल ट्रेज हो या बास्केट हो जिसमें आप कुछ आइटम्स रख सकें जो आप बच्चे कलेक्ट करें आउटसाइड से। और प्लास्टिक बॉटल्स होने चाहिए। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपके होते हैं कॉर्न सिरप के या दूसरे वाटर के, इस टाइप की आप ये चीज़ें आप जमा कर सकते हैं। पिक्चर्स ऑफ सीजनल एंड वेदर चेंजेस टू एग्जामिन एंड कंपेयर। तो ऐसी पिक्चर्स जो आपको मैगजीन्स में, अखबारों में मिलती हैं, तो उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं और फ्लैश कार्ड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और बुक्स जो है वो डिफरेंट आपकी हो, जो वो सिंपल भी हो और जिसमें सोचने का मौका हो, जैसे व्हाट इज इट मेड ऑफ, हाउ डज इट वर्क। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हो कि ये कैसे काम करती है, ये कैसे वर्क करती है। तो वो चीज़ें बच्चे में जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप करेंगे कि अच्छा ये चीज़ है, ये इस तरह से काम करती है, ये किससे बनी हुई है। तो इस टाइप के बच्चों में अवेयरनेस भी आती है, उनका सेंस भी काम करता है और उनकी जो थिंकिंग है वो एक कदम और आगे चली जाती है। अब हम आते हैं न्यूमरेसी कॉर्नर पे। न्यूमरेसी कॉर्नर जो है वो जैसे नाम से ज़ाहिर है कि नंबर्स के हवाले से बात करता है। तो इसके आपको पता होगा कि मैथ्स में जो मैनिपुलेटिव्स होते हैं, यानी कि जो आपके मटेरियल होता है, वो बच्चों को हेल्प करता है कि उनकी मोटर स्किल्स यानी कि फाइन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करें। और बच्चों का जो है ना, इसको भी प्रमोट करता है कि बच्चे जब वो मटेरियल को यूज करते हैं ना, तो उनको उससे मोहब्बत हो जाती है। जो मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट उनको समझ में आ रहे होते हैं, तो इस तरह से उस सब्जेक्ट से उनको मोहब्बत हो जाती है। तो मैथ्स के साथ जो है वो उनकी पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाते हैं।
और बच्चों के जो मैथ्स कॉर्नर में जब वो मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत बेहतर हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। और बच्चे जो हैं वो आपस में मिलके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं और उसके हवाले से डिसीशंस भी लेते हैं। और जब वो बच्चे यकीन ना मटेरियल से को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या सॉर्टिंग कर रहे होते हैं तो उनका आई और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और बच्चे जो है ना वो इसमें ज़्यादा इंजॉय करते हैं कि वो चीज़ अगर वो खुद से कर रहे हैं। न्यूमेरेसी कॉर्नर की एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? जियो बोर्ड एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो आप लोग बनवा भी सकते हैं, बने बनाए भी मिल सकते हैं। तो इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक शेप्स होते हैं ना आपके, जैसे स्क्वायर है, सर्किल है, रेक्टेंगल है, जो आप अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो वो इससे आप बताएं कि बच्चे जो है वो रबर बैंड के थ्रू जो है वो बेसिक शेप्स को बनाएं। कहीं कहीं जो है वो बच्चे 3D का भी बना सकते हैं। और ये सिंपल इस तरह का वो जियो बोर्ड होता है, तो रबर बैंड्स होती हैं। तो अगर आपने कहा बच्चे को कि भाई आपने कुछ पैटर्न दे दिए तो वो पैटर्न भी बना सकता है बच्चे उस पर। और बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आपको इंट्रोड्यूस करवाना हो तो जियो बोर्ड जो है वो उसके लिए बहुत बेहतरीन इसका आइडिया है। उसके बाद सॉर्टिंग है कि आप देखें सॉर्टिंग में या तो कलर वाइज भी हो सकती है, साइज वाइज भी हो सकती है, शेप वाइज भी हो सकती है, तो बच्चे इस तरह से सीखते हैं। काउंटिंग हो जाती है, मुख्तलिफ आइटम आप दे सकते हैं और आपने बता दिया कि इसको कितनी, हर काउंटिंग के हिसाब से इसको गिन के उसमें नंबर में डालना है। तो बच्चे काउंटिंग सीख लेते हैं। ग्राफ बनाना सीखते हैं, बटन आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए बटन भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो छोटे आप अपने यूज कर सकते हैं जो बच्चे के लिए हार्म ना हो। तो आपने ये भी देखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप डिफरेंट कलर के बटन के ग्राफ लेंगे, किसके बटन ज्यादा हैं, कौन से कम है, ठीक है, या कौन से सबसे ज्यादा कम है। तो ग्राफ भी आप बना सकते हैं। तो बच्चों को जरूरी है हमें बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड करके सिखाना है। बच्चों को बेसिक ग्राफ बनाना सिखा देंगे तो बच्चों को पता होगा एक नजर में कि सबसे ज्यादा बटन कौन से कलर के हैं और सबसे कम कौन से कलर के बटन हैं। शेप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट ड्राइंग्स की दे सकती हैं आप, बीड्स दे देते हैं तो बच्चे जो हैं वो खुद ही उसको रिपीट भी कर रहे होंगे और इससे मुतालिक कोई भी एक्टिविटी जो आपने डिज़ाइन की हुई है वो भी कर रहे होंगे। तो इससे जो होगा उनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होंगे कि अगर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो दो साइड इक्वल होती हैं और दो साइड अलग से इक्वल होती हैं, और स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो ये तमाम बेसिक चीज़ें जो है ना वो आपकी इस शेप में एक्सप्लोर हो जाती हैं। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स आप दे सकती हैं और रूलर के थ्रू जो है आप मेजर करवा सकती हैं कि कौन सी चीज़ कितनी है। तो बच्चों को पता होगा कि कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। तो क्लासीफाई भी कर सकते हैं कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी, और सबसे छोटी कौन सी है, या सबसे छोटी उससे बड़ी कैसी है। तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकती हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपका होगा जाएगा ज़्यादा से कम और कम से ज़्यादा। मैथ्स बुक भी बहुत सारी आती है, बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं जिसमें मैथ्स के हवाले से कोई ना कोई स्टोरीज बनाई हुई हैं, या आप खुद भी डेवलप कर सकती हैं। तो अगर आप डेवलप कर सकें तो अपने पास मैथ्स की बुक्स जरूर रखें जिसमें बच्चे नंबर्स को पढ़ें, नंबर के हवाले से इंजॉय करें। स्टोरीज बहुत सारी मिलती हैं, जैसे 7 ब्लाइंड माउस। तो 7 ब्लाइंड, तो बच्चों को 7 का पता है कि 7 माउस है, तो हर माउस के बारे में बात हो रही होती है, बता रहे होते हैं कितने माउस अब रह गए और कितने नहीं रह गए। तो इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज आपको ऐसे मिलेंगी जिसमें नंबर्स के हवाले से बात की है या मैथ्स के कोई हवाले से बात की गई है। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या हो सकता है? बटन या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फॉर काउंटिंग, प्रिटेंड मनी और कॉइन, जो आपकी नकली पैसे होते हैं या कॉइन है, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो बच्चे को हार्म करे। पैटर्न ब्लॉक्स हैं, जियो बोर्ड है, यूनिफिक्स क्यूब्स हैं, ट्रेसिंग शेप्स हैं, मेजरिंग टेप है आपका, मैथ्स गेम है, नंबर रिकग्निशन है जिसमें काउंटिंग है, बेसिक एडिशन वगैरह है, सॉर्टिंग शेप्स भी है आपका जिसमें आप शेप को कर सकें। लास्ट में हम आते हैं टेक्नोलॉजी कॉर्नर पे। टेक्नोलॉजी कॉर्नर पे क्या होता है कि जब आप बच्चे टेक्नोलॉजी कॉर्नर पे आते हैं तो बच्चे जो हैं वो, आपको पता है आजकल तो दौर ही जो है वो टेक्नोलॉजी का है, और आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो आप मुख्तलिफ किस्म के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप इंटरेक्टिव वे में पढ़ा सकते हैं, और बच्चे जो हैं उसको इंजॉय करेंगे और उससे ज़्यादा जो है वो सीखेंगे।
और बच्चे ये भी सीखेंगे साथ साथ कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस पर्पस के लिए यूज होती है, तो हर चीज को वो प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस काम के लिए अप्रोप्रिएट है। और फिर क्या करेंगे कि अपनी जो आपने टेक्नोलॉजी है ना, अपनी मुख्तलिफ कामों के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। उनको पता होगा कि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे ये टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, तो ये लर्निंग सेंटर जो है ना, वो आप बच्चों को हेल्प करेगा कि वो अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आम चीज़ों में या आम कामों में उसको इंटीग्रेट कर सकें। अब कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी के हवाले से हो सकती हैं? एक्सप्लोरिंग लाइट एंड शेडो थ्रू टॉर्च। तो टॉर्च जो है वो टेक्नोलॉजी में आता है, तो वो बच्चे जो हैं वो शेडो का वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है लाइट के, वो इसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली इंटीग्रेट हो जाएगा आपकी साइंस के साथ। रिकॉर्ड ऑडियो एंड वीडियो एंड वॉच टुगेदर। इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे? रिकॉर्ड करना सीखेंगे अपनी आवाज़ों को, जैसे मुख्तलिफ पोएम्स हैं वो बच्चे अपनी खुद अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें या उसको पढ़ते हुए अपनी वीडियो बना लें, और फिर वो क्लास में टीचर और बच्चे मिलकर हर एक बच्चे की देखें और एंजॉय करें। रिकॉर्ड ऑडियो एंड वीडियो एंड वॉच टुगेदर। तो ये तमाम ये बहुत बेहतरीन एक्टिविटी हो सकती है बच्चों को कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। रिमोट कंट्रोल टॉयज होते हैं आपके पास, वो क्लास में अगर आप रखते हैं तो बच्चों को पता होगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिमोट कंट्रोल के जरिए भी चलाई जा सकती हैं और ये कैसे काम करता है। टॉक टाइम पोस्ट कार्ड, रिकॉर्ड अ 30 सेकेंड मैसेज। आपने कोई कर देना है, पोस्ट कार्ड बना के देना है या मुख्तलिफ सिचुएशन देनी है, तो बच्चों को कहा है कि 30 मिनट का कोई मैसेज आपने रिकॉर्ड करना है। फिर जब सारे बच्चों को हो जाए तो आप हर बच्चे का एक वीडियो बना के बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ड्रामाटाइजेशन रोल प्ले बाय यूजिंग ई गैजेट्स। अब आपने क्या कि जैसे आपके पास अगर होम कॉर्नर है तो वहाँ पे कोई रोल प्ले अगर आप बनाया तो आपने उस पर बच्चों को रोल दिया और बच्चों ने परफॉर्म किया, आपने उसकी वीडियो बनाई या बच्चों ने खुद से वीडियो दूसरे बच्चों ने बनाई, और फिर क्या है कि फिर बच्चे उसको वॉच करें, इंजॉय करें और डिस्कस करें, तो आप देखिएगा कि उनकी लर्निंग उस गैजेट्स को यूज़ करने के लिए, किस तरह से परफॉर्म करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, आपस में काम करने के लिए, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों की पर्सनैलिटी में डेवलप करने में बहुत मदद देगा। शो टेक स्टोरीज, आपने स्टोरीज भी सुना सकते हैं बच्चों को। जो बच्चे अगर आपके पास बच्चों का आपके पास गैजेट्स हैं आपके क्लासरूम में तो वो भी कर सकते हैं, या आपके पास लाइब्रेरी में एक कॉर्नर होता है उसमें भी आप उसमें टेक स्टोरीज को आप प्ले कर दें और बच्चे के साथ वॉच करें और मुख्तलिफ उनके से सवाल भी पूछ सकते हैं, उनके साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, करेक्टर के हवाले से बात कर सकते हैं, ड्रेस के हवाले से बात कर सकते हैं कि कौन सा कलर बहुत अच्छा लग रहा था या कौन सा करेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आप कौन सा करेक्टर बनना चाहेंगे। तो इस टाइप की डिस्कशन जो है ना, तो वो भी अगर होगी तो बच्चा बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा। और फिर हमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो यकीनन डिजिटल कैमरा है, अगर वो नहीं है तो एवरीडे की टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है, जैसे टॉर्च की मैं एग्जांपल दे रही थी, कंप्यूटर है या लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर है मुख्तलिफ, रिमोट कंट्रोल या प्रोग्रामेबल टॉयज हैं आपके पास, डीवीडी या साउंड रिकॉर्डर, तो ये मटेरियल आपको चाहिए होगा। तो ये लास्ट था, और होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी, और अगर कुछ नहीं आई है तो अभी आप सवाल भी पूछ सकते हैं मुझसे। स्मार्ट, बिल्कुल आपने सही कहा अस्मा, हम स्मार्ट सेल फोन भी हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू मनाली। अगर कोई आपके पास सवाल है ऐसा जो आपको लगता है कि आप जो है पूछना चाहेंगे, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अच्छा, हाउ टू डेवलप, शाहीना ने आपने पूछा है कि हाउ टू डेवलप प्री स्कूल करिकुलम। तो एक्चुअली अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे पास अर्ली इयर्स का जो है वो ऑलरेडी डेवलप है करिकुलम। तो अगर आप उसको अपना रेफरेंस का पॉइंट बना के अपना स्कूल का सिलेबस तैयार करना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोमल आप वो कर रही हैं कि नो नीड टू आस्क, यू हैव क्लियर एवरीथिंग, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, फीडबैक का जो लिंक है वो आपके पास आ रहा है। अच्छा शाहिना, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा है ना कि अब नेशनल करिकुलम
वो आपका बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो अगर आप अपना बनाना चाहती हैं, तो आप उसको ज़रूर कंसीडर कीजिए, क्योंकि उस वो ही बहुत बेहतरीन बना हुआ है। तो हमें अलग से कोई करिकुलम डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें देखें कि ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। बिल्कुल, बिल्कुल शमीम, ये आपके पास 1-2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, तो वो आप उसमें देख सकती हैं। आपको प्रेज़ेंटेशन मिल जाएगी, वो भी आप दे सकती हैं। थैंक यू मोहम्मद शरीफ साहब। अ, अगर कोई और सवाल है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए। शाहिना, हाउ एजुकेटर्स टेक करंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट? तो देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट में तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो आई नहीं रही कि जो बेसिक उसका फलसफा है वो चेंज हो रहा हो। चाइल्ड साइकोलॉजी, अगर आप डेवलपमेंट की बात करती हैं, तो आपके पास 4 से 5 एरिया ऐसे हैं जिस पे आपने काम करना है। एक तो ये कि आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम करना है, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं ना, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज है, न्यूमरेसी है आपका, सोशल इमोशनल आपका एरिया है, उसके साथ साथ आपको फिजिकल भी है। तो इस तरह से वो आप काम करेंगे, तो वो उस पे आप ने काम करना है, वो चीज़ चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि जब हम होलिस्टिक की बात कर रहे हैं तो कोई इसमें से कोई और अलग से एरिया नहीं आने वाला है। तो यही पे काम करना है। तो और यही करंट नॉलेज ये है कि जो आपको मैंने भी, अब करिकुलम का भी आपको मैंने हवाला दिया है, उसमें वो अपग्रेड हुई हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। जॉली फोनिक्स के हवाले से आप कह रहे थे, जॉली फोनिक्स ऑलरेडी एक कंपनी है जो इंग्लैंड में होती है, और वो इस टाइप की बहुत सारी वर्कशॉप भी वो लोग खुद भी करवाते हैं। तो होपफुली के इन कमिंग डेज में मैं इस पे काम करूं। अब तक तो मैंने नहीं किया है जॉली फोनिक्स पे, क्योंकि बेसिकली फोनिक्स के लिए फिर आपको फोनिक्स का स्किल्स भी होनी चाहिए और आपके पास ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, तो मेरे पास एक्चुअली नहीं है। तो इसलिए उसके सबसे पहले तो मुझे खुद ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो फिर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा देखें, प्ले जो है वो जब भी हम अर्ली ईयर्स की बात करते हैं, आज शाहिना के बाद बहुत सारे सवाल आते हैं, गुड। जब भी हम प्ले की बात करते हैं ना शाहिना, देखें प्ले जो है ना वो अर्ली ईयर्स में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप सब चीज़ों को देखें तो उसमें हर किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, उसमें आपकी सोशल डेवलपमेंट भी हो रही होती है, आपकी फिजिकल भी हो रही होती है, आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ भी आ रहे होते हैं, आप जो है वो न्यूमरेसी की तरफ कि किसकी बारी आनी है, क्या है, तो नंबर का गेम भी चल रहा होता है, हर चीज़ डेवलपमेंट होती है। इसलिए अर्ली ईयर्स में ना प्ले को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने पाकिस्तानी सिस्टम में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको अभी तक यही एहसास है, हम समझते हैं खेल जो है वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो जब ये आपका माइंडसेट ऐसा होगा, तो फिर आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। अगर वाकई आप अर्ली ईयर्स में काम करना चाहती हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों के प्ले पे आपने फोकस रखना है, और अपनी अपनी ये तमाम एक्टिविटीज़ में इसको महवर बनाना है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट बनाना है। एग्रेसिव बच्चे देखें क्लास में कोई ना कोई वजह तो होगी ना। देखें, अगर हम भी तो बहुत दफ़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो हमारे भी तो पीछे कोई ना कोई वजह होती है ना, हम क्यों एग्रेसिव हो रहे होते हैं। अच्छा, जो बच्चा हमारे पास आता है ना, तो या तो वो उसको नीड, बहुत अटेंशन की नीड होती है, हम एज अ टीचर हम उसको अटेंशन नहीं दे पा रहे होते हैं, और या क्या कह लें, उसका बैकग्राउंड हमें पता नहीं होता, या हम आजकल टीचर जो हैं वो हम इस परेशानी में पढ़ना ही नहीं चाहते कि हम किसका क्या मालूम करें। तो जब आपके पास उस बच्चे का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी, जब आपको उस बच्चे की तमाम इंफॉर्मेशन, यानी कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एग्रेसिव रहेगा कुछ अरसे बाद। जब टीचर उसके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेती है, तो उसके मसले को वैसे ही करती है। अगर एक बच्चा कह रहा है मैं अभी काम नहीं कर रहा, तो आप उसके पीछे ना पड़े कि अभी करना है, मैं तुम्हें ये करूंगा, वो करूंगा, या मैं ये करूंगी। तो हम जो है वो धमकियों पे आ जाते हैं। तो एक्चुअली आपने होल्ड बैक रखना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, और फिर देखना है कि अगर वो ऐसा कह रहा है या कह रही है, तो क्यों कह रही है, क्या आया वो घर से फ्रस्ट्रेटेड आई है, घर का कोई फैमिली मैटर है जो बच्चे की जहनी सेहत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, अगर आपको बैकग्राउंड पता होगा, तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा कमजोर रह जाए, कोई बच्चा एग्रेसिव रह जाए, कोई बच्चा अनहैप्पी रह जाए। तो मेरा तो अपना बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि जो आप अगर बच्चे को प्यार देंगे,
तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बच्चा ना बदले, ना ही वो, और ना ही वो क्या है कि दुनिया में कहीं वो पीछे रह जाए। जिसको टीचर की तवज्जो, आपने भी कितनी स्टोरीज पढ़ी होंगी, जिसको बच्चे की को टीचर की तवज्जो मिली, एक लफ्ज पॉजिटिव मिला, उस बच्चे की लाइफ में यकीनन आप कह रही ना, जैसे कि अस्मा आपने कहा कि साइकोलॉजी के हवाले से हमारे टीचर्स को कम मालूम होती है, लेकिन ऐसा ह्यूमन बीइंग तो हमें एक किसी का चेहरा देख के पता चल जाता है ना कि वो नाराज है, अफसुर्दा है, खुश है। तो मेरा खास है इसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। तो टीचर भी जब क्लास में बच्चे को देख रही है कि एक बच्चा आज हंस रहा है, कल बहुत उदास बैठा है या एग्रेसिव नजर आ रहा है, तो क्यों? तो मेरा खास है कॉमन सेंस की भी ज्यादा बात है। साइकोलॉजी तो पढ़ के फिर आप बेहतर तरीके से उसको डील कर पाएंगी, लेकिन ऐसा ह्यूमन बीइंग तो हम डील कर सकते हैं ना। यस, एक्सप्रेशन मैटर्स। कोई और सवाल? क्लास में सारे बच्चे होशियार नहीं होते, मेरे ख्याल से होशियार होते हैं, सिर्फ हमें, हम सबको एक तरह से पढ़ा रहे होते हैं। कुछ बच्चों को ज्यादा टाइम देने की जरूरत होती है, कुछ बच्चों को कम, और कुछ बच्चों को बिल्कुल भी देने की जरूरत होती है। और जो जिनको टाइम देने की जरूरत होती है ना बहुत ज्यादा, वो हार्डली आपके पास 4 से 5 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। ये आप आजमा लीजिएगा। तो आप अपनी एनर्जी 4 से 5 पे नहीं लगा सकते। तो जब आप एनर्जी 4 से 5 पे लगाएंगे तो बाकी सब चल पड़ेंगे। ओके, अब मेरा खास से कोई सवाल नहीं रहा तो मेरी तरफ से इजाजत है। आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लें, फिर इंशाल्लाह दोबारा हम किसी और नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे। आप लोगों की सजेशंस भी मैं देख लूंगी। ठीक है, जजाकल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।